गरीबी, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा गरीबी के निर्देशांक। दोस्तों, गरीबी की कक्षा और गरीबी की संरचना को दर्शाने वाले तत्वों को गरीबी के निर्देशांक के नाम से जानते हैं। गरीबी के निर्देशांक देश में पाई जाने वाली गरीबी को मेजर करने में, यानी कि गरीबी को मापने में और गरीबी पर असरकारक उपाय करने में मददरूप बनते हैं। तो सबसे पहले गरीबी यानी कि क्या? तो गरीबी अर्थात व्यक्ति यदि अपनी आवश्यकता की मूलभूत चीज़ों को प्राप्त करने में समर्थ न हो, अपनी जीवन अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए जो बेसिक वस्तुएं हैं, वो वस्तुओं को यदि कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, ऐसा कहा जाएगा। गरीबी के निर्देशांक इस बात को सूचित करते हैं कि देश में गरीबी का प्रमाण कितना है, देश में गरीबी किन किन आधार पर अलग अलग तरीके से मापी जा सकती है, और इसीलिए गरीबी की कक्षा और गरीबी की संरचना को दर्शाने वाले तत्वों को गरीबी के निर्देशांक के नाम से जाना गया। दोस्तों, ऐसे निर्देशांक जो गरीबी को मेजर करने का काम करते हैं, गरीबी को मापने का प्रयास करते हैं, ऐसे टोटल 11 बताए गए, जिसमें से सबसे पहला प्रति व्यक्ति निचा घरेलू उपभोग खर्च। उपभोग खर्च यानी कि एक वर्ष के दौरान व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं, जिसमें टिकाऊ वस्तु और नाशवान वस्तु एवं सेवाओं के समूह को उपयोग का स्तर यानी कि उपभोग खर्च के नाम से जाना जाएगा। एक वर्ष की समयावधि में एक व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई तमाम वस्तुओं के पीछे होने वाले खर्च को उपभोग खर्च कहते हैं। उपभोग खर्च यदि प्रति व्यक्ति निकालना हो तो देश के सभी लोगों के द्वारा एक वर्ष की समयावधि में जितनी भी चीजों का उपभोग होता है, उन्हें खरीदने के लिए होने वाले खर्च का टोटल करना है, बटा यानी कि उसे भाग लगाना है देश की कुल जनसंख्या से। तो हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग खर्च। अब इंडिया में कहा ही गया है पहले निर्देशांक के अनुसार कि प्रति व्यक्ति नीचा घरेलू उपभोग खर्च है। यदि प्रति व्यक्ति नीचा घरेलू उपभोग खर्च है, इसका मतलब देश में पाए जाने वाले लोगों का जीवन स्तर भी नीचा होगा, क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तमाम वस्तुएं प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। और इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि यदि व्यक्ति को जितनी जरूरत की चीजें हैं वो सभी पर्याप्त पैमाने पर नहीं मिली तो व्यक्ति का जीवन स्तर नीचा होगा, और व्यक्ति का यदि जीवन स्तर नीचा हुआ तो वह गरीबी का प्रमाण ऊंचा देखने को मिलेगा। आज हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्रामीण अर्थतंत्र में आप देख सकते हो वहां प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च बहुत ही नीचा पाया गया है। एक तालिका आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहे हुए जो आप देख सकते हो, हाईलाइट हो रही होगी एक तालिका। उस तालिका में अलग अलग देशों का प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च कितना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने पर प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च की जानकारी अलग अलग देशों के आधार पर दी गई, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हो 2014 के वर्ष में स्थिर भाव लिया गया है 2005 का। 2005 के स्थिर भाव पर 2014 में अलग अलग देशों की यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च कितना है उसके बारे में इस कोष्टक में जानकारी दी है। तो यूएस कंट्री यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें आप देख सकते हो एक व्यक्ति का उपभोग खर्च 31,469 अमेरिकन डॉलर था। वही यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, उस देश का 25,828 यूएस डॉलर एक व्यक्ति का उपभोग खर्च था। इसकी तुलना यदि हम भारत देश के साथ करें तो भारत देश का प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च यानी कि एक व्यक्ति का एक साल में उपभोग खर्च मात्र 725 अमेरिकन डॉलर था। तो जिससे हम कह सकते हैं कि विकसित देशों में जितना प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च होता है उसकी तुलना में विकासशील देशों में होने वाला प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च बहुत ही कम है, जिस कारण गरीबी का प्रमाण विकासशील देशों में अधिक देखने को मिलता है। गरीबी का दूसरा निर्देशांक है कुपोषण का प्रमाण। कुपोषण देश की ऐसी स्थिति दर्शाता है कि जिसमें व्यक्ति को प्राप्त भोजन में से कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पर्याप्त पैमाने पर नहीं मिलता। जिस अर्थतंत्र में आय का असमान वितरण होता है वह दो वर्ग का जन्म होता है। सबसे पहला वर्ग अमीर
गरीबों की कमजोर क्रय शक्ति के कारण व्यक्ति प्राप्त भोजन में से पर्याप्त पैमाने पर जीवन के लिए जरूरी ऐसे पोषक तत्वों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता, जिस कारण गरीब व्यक्तियों में कुपोषण का प्रमाण विशेष रूप से देखने को मिलता है। नई जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि हर 4 में से 1 बच्चा, हमारे देश में 4 बच्चों में से 1 बच्चा कुपोषण से पीड़ित है। एक तालिका आपके डिस्प्ले पर आपको हाईलाइट कर रही है, जिसके द्वारा भी आप देख सकते हो कि देश में कुपोषण का प्रमाण अलग अलग वर्ष में कितना है। प्रस्तुत तालिका में दिया हुआ है कुपोषित व्यक्तियों का प्रमाण प्रतिशत में। ये भारत के ही है सारे आंकड़े। सन 1990-92 में देश के कुल व्यक्तियों में 23.7% व्यक्ति कुपोषण का शिकार थे। वही 2000-2002 में घटकर 17.5% व्यक्तियों में कुपोषण का प्रमाण देखने को मिला और 2005-2007 की समयावधि में कुल लोगों में से 20.5% व्यक्तियों में कुपोषित व्यक्तियों का प्रमाण देखने को मिला। सन 2010-2011 में 20.5% कुपोषित व्यक्तियों का प्रमाण घटकर 15.6% जितना रहा और सन 2014-16 में कुपोषित व्यक्तियों का प्रमाण घटकर 15.2% जितना रहा। दोस्तों, कुपोषण की स्थिति का अध्ययन आर्थिक सर्वे 2015-16 में किया गया, जिससे हम कह सकते हैं कि देश में कुपोषित व्यक्तियों का प्रमाण तो घट रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ऊंचा माना जाएगा, क्योंकि 2014-16 में भी 15.2% लोग, यानी कि हर 6 में से 1 व्यक्ति कुपोषण का शिकार बन रहा है, जिसके मुख्य कारणों में भोजन में से प्राप्त पर्याप्त पैमाने पर कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स उन्हें प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण कमज़ोर क्रय शक्ति वाले लोग, यानी कि जिनकी इनकम बहुत कम है, ऐसे लोगों में कुपोषण का प्रमाण विशेष रूप से देखने को मिलता है। वैश्विक स्तर पर कुपोषण की बात करें तो भारत देश का क्रम दूसरा नंबर पर है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक कुपोषण का प्रमाण अगर कहीं है तो उसमें सेकंड नंबर पर हमारे भारत देश का नंबर आता है, जो औसतन दोस्तों हर 4 में से 1 व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, जिसके कारण व्यक्ति का सही तरह से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता और व्यक्ति उत्पादन की प्रक्रिया में भी सक्रिय योगदान नहीं दे सकता। तो यह गरीबी का निर्देशांक नंबर 2 कुपोषण का प्रमाण। गरीबी का तीसरा निर्देशांक है अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर का प्रमाण। अपेक्षित आयु अर्थात बालक के जन्म समय की अपेक्षित उम्र कि बच्चा भविष्य में कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु कहते हैं। स्वास्थ्य विषयक सेवाओं में बढ़ोतरी हुई, पौष्टिकता वाला भोजन यदि प्राप्त हुआ, चिकित्सकीय सेवाओं में वृद्धि हुई, पीने का साफ सुथरा पानी अवेलेबल हो, तो व्यक्ति की अपेक्षित आयु बढ़ती है। यदि देश की अपेक्षित आयु बढ़ रही है, इसका अर्थ स्वास्थ्य विषयक सेवाओं में सुधार हुआ, ऐसा कहा जाएगा। अपेक्षित आयु का जितना ज्यादा बढ़ना, उतना ही देश में से गरीबी का प्रमाण घटना है। किंतु हमारे देश में अपेक्षित आयु अन्य देशों के कंपैरिजन में बहुत ही कम मानी गई। उसके लिए भी आपके डिस्प्ले पर आपको एक तालिका हाईलाइट कर रही है। आप तालिका का अध्ययन करके देख सकते हो कि हमारे देश में अपेक्षित उम्र कुछ विकसित देशों के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। वही दोस्तों, दूसरा पॉइंट है बाल मृत्यु दर। 1000 जीवित जन्मे बालकों में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले मृत्यु प्राप्त करने वाले बच्चों के प्रमाण को बाल मृत्यु दर कहा जाता है। भारत जैसे विकसित देश में बाल मृत्यु दर का प्रमाण भी अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ज्यादा ऊंचा है, ऐसा कहा जाएगा। बाल मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार कारण है माता के स्वास्थ्य में कमी, पौष्टिक भोजन का अभाव, जिसके कारण बच्चा कुपोषित पैदा होता है, उसे पर्याप्त पौष्टिकता वाला भोजन प्राप्त नहीं हो पाता और इस कारण 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही वो कमजोर पैदा हुआ बच्चा डेथ कर जाता है, यानी कि मरता है। और इस तरह से हमारे देश में ऊंचा बाल मृत्यु दर का प्रमाण भी
स्वास्थ्य विषयक सेवाओं में असुविधा है, माता को पौष्टिकता वाला भोजन प्राप्त नहीं होता, माता में एनीमिया नाम की बीमारी यानी कि जिसे खून की कमी कहते हैं, ऐसे कुछ कारणों की वजह से देश में बाल मृत्यु दर का प्रमाण ऊंचा है, ऐसा हम कह सकते हैं। कोष्टक में भी आप देख सकते हो बाल मृत्यु दर का प्रमाण अन्य देशों में कितना है और हमारे देश में कितना है। तालिका 5.6 में आप अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु की दर को देख रहे हो। अलग अलग देशों के साथ कंपैरिजन किया गया है भारत देश का। सबसे पहली कंट्री जो है वो नॉर्वे, जिसमें 2014 के वर्ष में अपेक्षित आयु सर्वाधिक थी 81.6 यानी कि औसतन 82 साल तक नॉर्वे के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। वही अमेरिका में दोस्तों 79.1 यानी कि औसतन 80 साल तक अमेरिका के लोग भी जीवन यापन कर रहे हैं। किंतु हमारे देश का कंपैरिजन हम नॉर्वे और अमेरिका जैसे देशों के साथ करें तो भारत देश के लोग मात्र 68 साल तक ही जीवन यापन कर रहे हैं, और जिससे हम कह सकते हैं कि अपेक्षित आयु में हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में नीची मानी जाएगी। वही दोस्तों बाल मृत्यु दर का प्रमाण, जहां नॉर्वे में 1000 जीवित जन्मे बालकों में से मात्र 2 बच्चे 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले मरते थे, वही भारत देश का आंकड़ा है 39 जितना। यानी कि नॉर्वे और अमेरिका जैसे देशों का अध्ययन यदि हम करें तो अमेरिका नॉर्वे में स्वास्थ्य विषयक सेवाएं, सुविधाएं, पोषण युक्त आहार, माता में शिक्षा का अधिक प्रमाण होना, बच्चों को रसीकरण योग्य समय पर लगवाना जैसे सुविधाएं अत्याधुनिक तरीके से मिल रही है, जिस कारण नॉर्वे, अमेरिका देशों में बाल मृत्यु की दर बहुत कम है, जबकि भारत में इन सुविधाओं में कमी होने के कारण भारत देश में बाल मृत्यु की दर ऊंची है, ऐसा हम कह सकते हैं। गरीबी का चौथा निर्देशांक है स्वास्थ्य की सुविधा। स्वास्थ्य की सुविधाओं में नर्स, कंपाउंडर और डॉक्टर्स का समावेश किया जाता है। हमारे देश में स्वास्थ्य की सुविधाओं में भी बहुत अधिक कमी होने के कारण लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं पर्याप्त प्रमाण पर उपलब्ध नहीं हो रही है। स्वास्थ्य में रही हुई कमियों के कारण ही व्यक्ति कमजोर, और व्यक्ति के कमजोर होने के कारण उत्पादन के प्रमाण में भी उसका सक्रिय योगदान नहीं होता। व्यक्ति को पौष्टिकता वाला भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, जिस कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में कमी दिखाई दे रही है। अन्य देशों के साथ कंपैरिजन करें तो भारत देश में, और रही बात विकासशील देश की, तो संपूर्ण विकासशील देशों में ही डॉक्टर का प्रमाण प्रति 6000 पर 1 डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है। वही विकसित देशों में हम देखें तो 350, मात्र 350 लोगों पर 1 डॉक्टर उपलब्ध है, जो दर्शाता है कि स्वास्थ्य विषयक सेवाओं में विकसित देश विकासशील देश से आगे है। स्वास्थ्य की सुविधाएं पर्याप्त पैमाने पर न मिलने के कारण ही समाज में रहने वाला गरीब वर्ग बार बार बीमार पड़ते हैं, और जिससे उत्पादन की प्रक्रिया में वो महत्तम योगदान नहीं दे सकते, जिससे देश भी विकास की प्रक्रिया में पीछे आ रहा है, और देश की कुल राष्ट्रीय आय का ज्यादातर हिस्सा स्वास्थ्य विषयक सुविधाओं पर खर्च भी हो रहा है। दोस्तों विकासशील देश की बात करें तो विकासशील देश में प्रतिवर्ष 1.7 करोड़ लोग, मतलब लगभग 1,70,00,000 लोग जितने गंभीर बीमारियों से शिकार होकर मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। मेन कारण यही है कि इन्हें स्वास्थ्य की सेवाएं पर्याप्त पैमाने पर उपलब्ध नहीं होती। HIV ग्रस्त भी कई सारे लोग हैं, जिसमें से 90% लोग जो HIV पॉजिटिव है वो भारत जैसे विकासशील देशों से है, जिससे हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं या सेवाएं विकसित देशों को जितने पैमाने पर मिल रही है उतनी विकासशील देशों में नहीं मिलती, जिस कारण गरीब वर्ग का स्वास्थ्य दिन ब दिन और खराब होता जा रहा है। ये गरीबी का एक निर्देशांक है जो सूचित कर रहा है कि देश में गरीबी व्यापक पैमाने पर है। दोस्तों गरीबी का 5वां निर्देशांक है पीने का शुद्ध पानी। संपूर्ण देश में पीने लायक शुद्ध पानी का अभाव होने के कारण कई सारे लोग अशुद्ध पानी का सेवन भी करते हैं, जिनसे उनके स्वास्थ्य पर अशुद्ध पानी के कारण कई सारा प्रभाव भी देखने को मिलता है।
हमारे इंडिया में यानी कि भारत देश में कई सारे लोगों को पानी जन्य बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मेन कारण है उनके प्रदेशों में या उस एरिया में पीने लायक साफ सुथरा पानी उपलब्ध न होना। दूषित पानी के कारण कई सारे लोग गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। कई बार तो बीमारियां इतनी बढ़ जाती है कि फिर उनका इलाज करना भी पॉसिबल नहीं होता। आंकड़ों के अनुसार कहें तो देश के 63.3% लोगों को या परिवार को शुद्ध किया हुआ साफ सुथरा पानी उपलब्ध है। 8.67% परिवारों को साफ सुथरा किया हुआ पानी उपलब्ध नहीं होता, जबकि 26% फैमिली ऐसी है पूरे इंडिया में कि जो 2011 की जानकारी के अनुसार अशुद्ध पानी का सेवन करते हैं, यानी कि पानी के लिए प्राकृतिक स्रोत पर डिपेंड है। नहर, तालाब, नदी, हैंडपंप, कुआं जैसे पानी के स्रोत से अपनी पानी की आवश्यकताओं को 26% लोग पूर्ण कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि मात्र 63% आबादी को ही पीने का साफ सुथरा पानी मिल रहा है। बाकी आबादी को पीने का पानी, स्वच्छ किया हुआ पानी न मिलने के कारण पानी जन्य बीमारियां देश में अधिक पैमाने पर दिखाई दे रही है। शुद्ध पानी के अभाव में गंदा पानी देश में पानी जन्य बीमारियों को बढ़ाकर देश के स्वास्थ्य पर विपरीत असर कर रहा है, जिसके कारण लोगों की आय का महत्तम हिस्सा बीमारियों पर ही खर्च हो जाता है, जिससे व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर नहीं उठ पा रहे और इसीलिए देश में व्यापक पैमाने पर गरीबी दिखाई देती है। मित्रों, छठा निर्देशांक है शौचालय की सुविधा। शौचालय स्वच्छता के लिए एक अति आवश्यक और महत्वपूर्ण घटक माना गया, लेकिन हमारे देश में इसमें भी विपरीत परिस्थिति देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्र में शौचालय की सुविधा पर्याप्त पैमाने पर मिल रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय की सुविधा पर्याप्त पैमाने पर उपलब्ध नहीं हो रही है। खुली जगहों पर शौच करना, जिसके कारण एरिया जो है वो दूषित होता है। गंदा और प्रदूषण युक्त होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर उसका विपरीत असर पड़ता है। 2011 की जानकारी के अनुसार भारत देश में मात्र 66% परिवारों को शौचालय की सुविधा घरों के अंदर उपलब्ध थी, जबकि 34% परिवार ऐसे परिवार थे कि जिन्हें घर के अंदर शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर हुआ और वो गंभीर बीमारियों के शिकार भी बने हैं। शौचालय की सुविधा 34% लोगों को न मिल पाने के कारण वो खुली जगहों पर शौच करते हैं, जिसके कारण वो प्रदेश, वो एरिया दूषित बनता है, जिस कारण व्यक्ति के शरीर में कमजोरी, स्वास्थ्य विषयक समस्याएं निर्माण होती है, जिससे देश के उत्पादकता पर और उत्पादन पर भी उसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। उसके बाद वाला निर्देशांक जो है वो है आवास की सुविधा। आवास मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक माना गया। आवास की सुविधा व्यक्ति को किस प्रकार से मिलती है, आवास का कद कितना है, उसमें कितने कमरे हैं, बेसिक सुविधाएं है कि नहीं, उस पर गरीबी के मापदंड को तय किया गया। कहा जाता है दोस्तों कि एक व्यक्ति को रहने के लिए औसतन 8 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, जिसमें व्यक्ति अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन हमारे देश में शहरी क्षेत्र में 8 फीट की जगह व्यक्ति को औसतन प्राप्त नहीं होती, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर उसका गंभीर असर पड़ता है। और वही यदि हम ग्रामीण अर्थतंत्र की बात करें तो ग्रामीण अर्थतंत्र में आवास की सुविधा तो पर्याप्त उपलब्ध है, लेकिन आवास के अंदर मिलने वाली सुविधाएं जैसे पानी, ड्रेनेज लाइन, स्वच्छता की सुविधाएं, पर्याप्त पैमाने पर बिजली की सुविधा, ये सभी सुविधाएं ग्रामीण अर्थतंत्र पर उपलब्ध न होने के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी आवास की समस्याएं दिखाई दे रही है, जो गरीबी को निर्देशित करने वाला एक निर्देशांक है। भारत देश की बात करें तो भारत देश में लगभग आधी जनसंख्या यानी कि लगभग 60 करोड़ या उससे भी अधिक लोग स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिम रूप आवासों में निवास कर रहे हैं। कई सारे मकान अपने देश के शहरी क्षेत्र में ऐसे भी है कि जहां असुविधा वाले मकान हैं, एक कमरे वाले मकान, जिसमें व्यक्ति अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से नहीं कर सकता और इसीलिए गरीबी के निर्देशांक के रूप में
हम आवास की सुविधा को भी ले सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों निर्देशांक नंबर 8, बिजली का उपभोग। बिजली सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिजली चालक बल है जो व्यक्ति के लिए, उद्योग के लिए और हर प्रकार के व्यवसाय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत इतना बड़ा विशाल देश होने के बावजूद भी बिजली की भारी कमी हमारे देश में देखने को मिलती है। उत्पादन तो हमारे देश में होता है, लेकिन बिजली का असमान वितरण होने के कारण ग्रामीण अर्थतंत्र में बिजली की सुविधा जितने पैमाने पर मिलनी चाहिए उतने पैमाने पर उपलब्ध नहीं होती। आज भी आप गांव में देखोगे तो आपको बिजली थोड़े समय के लिए आती है, ज्यादा समय के लिए नहीं रहती, ऐसा अधिक पैमाने पर देखने को मिलता। देश में उत्पादन का प्रमाण बढ़ाना हो या उत्पादकता को बढ़ाना हो, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना हो, तो उसके लिए बिजली की सुविधा सभी लोगों को पर्याप्त समय पर और हमेशा के लिए मिले, ये बहुत जरूरी है। किंतु देश में कुछ कमियां होने के कारण बिजली ग्रामीण विस्तारों में लोगों को 24/7 डे उपलब्ध नहीं हो पाती। ये भी गरीबी का एक निर्देशांक है। इसके बाद वाला निर्देशांक है नंबर 9, शिक्षा। शिक्षा अर्थात पढ़ने लिखने की क्षमता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जो एक भाषा अच्छी तरह से लिख पढ़ बोल सकता है तो उसे साक्षर कहा जाएगा। वही इंडिया में 7 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसकी कम से कम उम्र 7 वर्ष हो या उससे अधिक, उसे यदि एक भाषा अच्छी तरह से लिखनी और पढ़नी आती हो तो वो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। हमारे देश में साक्षरता बढ़ाने के लिए, शिक्षा का प्रमाण बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा अमल में लाई गई, किंतु फिर भी ग्रामीण अर्थतंत्र में साक्षरता का प्रमाण अपेक्षा से थोड़ा नीचा ही देखने को मिल रहा है। देश में शिक्षा का प्रमाण नीचा होने के कारण अकुशल श्रमिक, अकार्यकुशल श्रमिकों का निर्माण हो रहा है जो उत्पादन की प्रक्रिया में महत्तम योगदान नहीं दे रहे हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश में नीची साक्षरता की दर होने के कारण भी गरीबी का प्रमाण ऊंचा है, क्योंकि व्यक्ति को उनकी पसंदगी के अनुसार रोजगार के विकल्प उपलब्ध नहीं होते। अलग अलग देशों के यदि हम आंकड़े ले तो श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी देश है, फिर भी श्रीलंका में 97% साक्षरता की दर है, और वही हमारे भारत देश में वर्तमान समय में 82% यानी कि 82% ही साक्षरता की दर है, जो बहुत कम मानी जाएगी। अंदाज के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भी प्रस्तुत किया गया तो 2011 में भारत में मात्र 74.04% लोग ही साक्षर थे, यानी कि 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति साक्षर है, 1 व्यक्ति साक्षर नहीं है, जिसके कारण अकुशल श्रमिकों का प्रमाण देश में अधिक पैमाने पर है और इसीलिए देश में गरीबी का प्रमाण भी ऊंचा पाया जाता है। देश में शिक्षा का प्रमाण नीचा होने के कारण व्यक्ति नए परिवर्तन जल्दी से नहीं अपनाते, पुराने ढांचे में रहकर ही कार्य करते हैं, जिससे परिवार की आय रहती है नीची और परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। देश के ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों आप देखोगे तो आज भी आपको कई सारे लोग परंपरागत कृषि करते हुए ही दिखाई देते हैं। गरीबी का 10वां निर्देशांक है आय और संपत्ति का असमान वितरण। देश में आर्थिक सुधार लागू किया गया 1991 में, लेकिन इस आर्थिक सुधार का लाभ समाज के अमीर वर्ग को ही अधिकतर मिला, गरीबों में कोई विशेष सुधार देखने को नहीं मिला, जिस कारण समाज के अमीर वर्ग और ज्यादा अमीर होते गए और गरीब वर्ग और ज्यादा गरीब होते गए। परिणाम स्वरूप देश में संपत्ति का असमान वितरण व्यापक पैमाने पर दिखाई दिया। अमीरों के हिस्से में राष्ट्रीय आय का बहुत ज्यादा योगदान, जबकि गरीबों के हिस्से में राष्ट्रीय आय का बहुत कम योगदान देखने को मिला। आप तालिका देख सकते हो। तालिका का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि दूसरे देशों की तुलना में आय का असमान वितरण भारत देश में अधिक है, जिस कारण देश में गरीबी का प्रमाण भी ऊंचा पाया जा रहा है।
तालिका 5.8 जो देश के उच्च स्तर की यानी कि अमीर वर्ग जो 1% का राष्ट्रीय आय में कितना हिस्सा या योगदान देते हैं उसके संदर्भ में है। 3 देशों का अध्ययन किया गया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और भारत। अमेरिका में 1998 में 1% जनसंख्या जो राष्ट्रीय आय में योगदान देती थी 15.2 और सन 2012 में इनका प्रमाण बढ़कर हुआ 18.9%। वही दोस्तों यूके के लोग 1% अमीर वर्ग 12.5% योगदान 1998 में राष्ट्रीय आय में देते थे, जो 2012 में 12.7% जितना हुआ। भारत देश में 1% अमीर जनसंख्या वास्तविक राष्ट्रीय आय में योगदान देती थी 9% 1998 में, जबकि 2012 में 12.6% योगदान दे रही है। और इस तरह से यूएस, यूके और भारत का कंपैरिजन करें तो भारत में सबसे अधिक आय का असमान वितरण हुआ है, ऐसा देखने को मिल रहा है। जितना अधिक आय का असमान वितरण होगा उतना ही अमीर अमीर होते जाएंगे और गरीब गरीब होते जाएंगे, और जिसमें देश में पाई जाने वाली गरीबी की समस्या और ज़्यादा गंभीर स्वरूप धारण करेगी। देश में 1991 के आर्थिक सुधार के बाद आय का असमान वितरण और ज़्यादा तीव्र गति से असमान हुआ है। इसका सरल अर्थ यही है कि देश में आर्थिक सुधार का लाभ अमीर वर्ग को अधिक मिला, जबकि गरीबों को आर्थिक सुधार का लाभ उतना अधिक नहीं मिला, जिस कारण देश में आय और संपत्ति का असमान वितरण हुआ और गरीबी का प्रमाण देश में ऊंचा देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अंतिम निर्देशांक जो है वो है बेरोजगारी की ऊंची दर। हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा ऊंची है, जिस कारण कार्य करने वाले श्रमिकों का प्रमाण भी बहुत ज्यादा ऊंचा है, किंतु अर्थतंत्र में कुछ कमियां होने के कारण, ढांचागत कमियां होने के कारण और यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करने के कारण देश में सभी लोगों को रोजगार प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। और बेरोजगारी की समस्या जितनी बढ़ेगी उतना ही व्यक्ति की आय कम रहेगी, जिससे व्यक्ति और उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करेगा। और इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में बेरोजगारी का ऊंचा प्रमाण भी गरीबी को निर्देशित करता है, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी दोनों समस्याएं एक दूसरे के साथ संलग्न हैं। यदि व्यक्ति बेरोजगार है इसका मतलब रोजगार नहीं है, और यदि व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है यानी कि बेरोजगार है तो इनकम जीरो, और इनकम जीरो तो वो अपनी आवश्यकता पूर्ण नहीं कर पाएगा, आवश्यकता को पूर्ण करने वाली वस्तुओं को नहीं खरीद पाएगा, जिससे उसका परिवार और वो व्यक्ति स्वयं दोनों गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। आर्थिक सर्वे के अनुसार सन 2011 में भारत देश में 9% बेरोजगारी की दर रही। सन 2013-14 में श्रम ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा जब बेरोजगारी का अध्ययन किया गया, जिसमें 15 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लोगों का बेरोजगारी के संदर्भ में अध्ययन करने पर यह पता चला कि देश में 2014 में 4.9% लोग बेरोजगारी के अंतर्गत आए, जिसमें से ग्रामीण अर्थतंत्र में 4.7% लोग बेरोजगार रहे, जबकि शहरी क्षेत्र में 5.5% लोग बेरोजगारी की श्रेणी में आए। शहरी क्षेत्र में बेरोजगार का प्रमाण इसलिए ऊंचा है क्योंकि शहरों में ग्रामीण क्षेत्र से लोग स्थानांतरित होते हैं, जिस कारण शहरों में सभी लोगों को पर्याप्त समय का रोजगार प्राप्त नहीं होता और इस तरह से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 11 निर्देशांक है जो गरीबी को सूचित कर रहे हैं।